नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और आप सुन रहे हैं श्रृंखला प्रेमचंद मेरी आवाज में। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है लाग डाट। जोखू भगत और बेचन चौधरी, इन दोनों में 3 पीढ़ियों की अदावत चली आती थी। कुछ डांड मेड़ का झगड़ा था। उसके परदादों में कई बार खून खच्चर हुआ। बापों के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाई कोर्ट तक गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों ही अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास झगड़े वाले खेत को छोड़कर एक अंगुल भी जमीन न थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वो विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाई कोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था। एक दल की भंग बूटी चौधरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे के चरस गांजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और बालकों के भी 2-2 दल हो गए थे। यहाँ तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खींच गई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज पंसारी या कुंजड़े से चौधरी सौदा लेते, उसकी ओर भगत जी ताकना भी पाप समझते थे और भगत जी के हलवाई की मिठाइयाँ, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य था। यहाँ तक कि उनके आरोग्य के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भगत जी वैद्यज्ञ कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा को मानने वाले थे। दोनों चाहे रोग से मर जाते, पर अपने सिद्धांतों को ना छोड़ते। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव तक भी पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत जी उसके विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली। चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी। चौधरी स्वराज्यवादी हो गए। भगत ने राज्य भक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराजवादियों का अड्डा हो गया। भगत का घर राज्य भक्तों का क्लब बन गया। चौधरी जनता में स्वराज्य का प्रचार करने लगे। मित्रों, स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। अपने देश में अपना राज हो तो वो अच्छा है कि किसी दूसरे का राज हो वो। अपना राज हो वो ही अच्छा है। तो स्वराज कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से। एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, अपने झगड़े आप निपटा लो। लेकिन आप तो खुद नित अदालत खड़े रहते हैं? हाँ, पर आज से अदालत जाऊं तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाही कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बचे परोपकार में लगाओ। वकील मुख्तार की जेब क्यों भरते हो? थानेदार को घूस क्यों देते हो?
अमलों की चिरौरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, वो सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे। अब वो विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक फरमाते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़ धरिया करते हैं। क्या यही हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? चंदे से पाठशाला खोलनी चाहिए। हम पहले मदिरा पान पाप समझते थे, अब गांव-गांव, गली-गली में मदिरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। तो जो दारू भांग पिए उसे डांटना चाहिए फिर तो। हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गंजी पहनते थे। हमारी दादी नानी चरखा काता करती थीं। सब धन देश में रहता था। हमारे दुल्हे भाई चैन की बंसी बजाते थे। अब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़े पर जान छिड़कते हैं। इसी तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीन कर दूसरों के सामने रख दें? गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं है। अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी को छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो। बस यही सुराज है। जो कहते हैं कि सुराज के लिए खून की नदी बहेगी, वो सब पागल हैं। उनकी बात पर ध्यान मत दो। जनता ये बात बड़े चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। चौधरी सबके श्रद्धाभाजन बन गए। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश करने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना है, प्रजा का काम उसकी आज्ञा पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महान पातक है। राज विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। तो राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे राजा तो नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्यों जाने? लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ। ऐसे पंच कहाँ हैं जो सच्चा न्याय करें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। यहाँ मुंह देखी बात होगी। जिनका दबाव है उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है वे बेचारे मारे जाएंगे। अदालतों में सब कार्रवाई कानून से होती है। वहां छोटे बड़े सब बराबर हैं। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। इन अदालतों को त्यागना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अदालतों में जाएं तो रुपयों की थैली कहां से आए? अदालतों का न्याय कहने ही को है जिसके पास बने हुए गवाह
और दांव पेच खेले हुए वकील होते हैं। हमने सुना उसी की जीत होती है। झूठे सच्चे परख की कौन करता है? हाँ है, हैरानी अलबत्ता होती है। कहा जाता है कि विदेशी चीजों का व्यवहार मत करो, ये गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमें बाजार में जो सस्ती और अच्छी चीजें मिले वही लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेंत में नहीं आता कि भद्दी भद्दी स्वदेशी चीजों पर फेंकें। लेकिन पैसा अपने देश में तो रहता है, दूसरे के हाथ में तो नहीं जाता। हाँ, अपने घर में खाना ना मिले तो क्या विजातियों के घर का भोजन करने लगेंगे? बात तो है। लोग कहते हैं कि लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो। सरकारी मदरसों में ना पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरी कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे चलते। बिना नई विद्या पढ़े संसार में निर्वाह नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा पाँचने के सिवा और क्या आता है? राजकाज वही पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे। हमें राजकाज नहीं चाहिए, हम अपनी खेती बाड़ी में ही लगे हैं, इसी में मगन हैं, तो किसी के गुलाम तो नहीं। हम तो कहते हैं जो विद्या घमंडी बनाए उससे मूर्ख ही अच्छा। नई विद्या पढ़कर लोग सूट बूट घड़ी छड़ी हैत कोट लगाने लगते हैं और अपने शौक के पीछे देश का धन विरोधियों की जेब में भरते हैं। ये देशद्रोही हैं। इसी तरह भगत और चौधरी के व्याख्यानों में चर्चाएं होती। आगे क्या हुआ जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।